एवरीवन, तो स्वागत है आपका नॉलेज टू द पॉइंट चैनल में। आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़ जाइए कर दिए ताकि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई प्रत्येक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंच सके। और ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो हमारा पहला क्वेश्चन है आपको यहाँ पे मिलेगा, इसमें कहा गया है कि शीत दीवार निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से किससे संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए, ऑप्शन ए है लेब्राडोर धारा, ऑप्शन बी है क्यूराइल धारा, ऑप्शन सी है गल्फ स्ट्रीम धारा और ऑप्शन डी आपका दिया है मिरिंग धारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका गल्फ स्ट्रीम धारा। अगर हम व्याख्या की बात करें तो व्याख्या की यहाँ चर्चा कर लेते, इसमें कहा गया है कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो पूर्वी तट है तथा गल्फ स्ट्रीम की जो गर्म धारा है उसके मध्य एक ठंडे जल की स्थिति बनती है, उसको क्या कहते हैं, शीत दीवार। उसी को शीत दीवार कहा जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 की चर्चा कर लेते हैं। इसमें जो असर्शन और रीजनिंग से संबंधित आपका ये प्रश्न है। इसमें कहा है असर्शन कह रहा है कि सुनामी लहरों की जो तरंग दैर्घ्य यानी वेवलेंथ जो होती है वो सागर तट की ओर क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। और रीजनिंग की अगर हम बात करें, इसमें कह रहा है कि जो सागर तट की ओर जो सागरी जल की जो गहराई है वो कम होती है और नीचे दिए गए कुटों की सहायता से आपको उत्तर का चयन करना है। तो जो आपको दोनों स्टेटमेंट जो यहाँ दिए गए हैं वो दोनों दरअसल यहाँ पे राइट स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये आपके दोनों स्टेटमेंट राइट हैं, यानी कि असर्शन और रीजनिंग आपके राइट हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए तथा आर दोनों सही हैं और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिएंगे तो इसका राइट आंसर जो होगा वो सारगेसो सागर आपका उत्तरी अटलांटिक में पड़ता है, बाकी आपके ये इसी से सुमेलित नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे पूछ रहा है, ये भी असर्शन और रीजनिंग पे आधारित है। इसमें कहा गया है कि जो पेरू तट के पास की जो महासागरीय जल में जो मछलियों की भरमार है वो सही है। उसके बाद रीजनिंग क्या कह रहा है कि पेरू तट के पास जो है वो नीचे से जो महासागरीय ठंडी जल राशि का जो उद्वेलन यानी अपवेलिंग जो होता है वो यानी ऊपर आना, अपवेलिंग का मतलब होता है ऊपर की ओर आना, तो ये भी आपका राइट है। का आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या करता है। मछलियों की दरअसल भरमार क्या होती है, जब वहाँ पे जब नीचे से उद्वेलन से जो होता है ऊपर की ओर अपवेलिंग होता है जल, तो जो नीचे समुद्र में जो मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो भी उसके साथ ऊपर आ जाते हैं। तो मछलियां जो होती हैं उसको खाने के लिए क्या होती हैं, ऊपर की ओर आती हैं, इसलिए आपको वहाँ पे मछलियों की भरमार देखने को मिलेगी। तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो सुनामी तरंगों के विषय में सही नहीं है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन दिया गया है कि मध्य महासागरों में जो सुनामी लहरों का आभास नहीं होता, ये आपका सही है ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी आपका दिया है मध्य महासागरों में जो सुनामी लहरों तरंग दैर्घ्य होती है यानी वेवलेंथ वो सबसे लंबी होती है, ये भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर सी है मध्य महासागरों में जो सुनामी लहरों की तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे छोटी होती है, यही आपका गलत आंसर है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें, मध्य महासागरों में सुनामी लहरों की आवृत्ति सबसे कम होती है, ये आपके सारे सही हो जाएंगे। बाकी इसमें आपका जो गलत वाला है जो विषय से संबंधित नहीं, वो आपका सी ऑप्शन होगा, को ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर हमारे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा असर्शन में कह रहा है कि जो सुनामी लहरों के आने के पूर्व जो सागरों और महासागरों का जो जल है वो अचानक पीछे यानी समुद्र की ओर लौटने लगता है। रीजनिंग की अगर हम बात करते हैं तो रीजनिंग कह रहा है सागरीय महासागरीय नली में क्या होता है, प्रबल उत्क्रम भ्रंश यानी थर्स्ट फॉल्ट होने से सागरीय जल क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो ये दोनों ही सही है आपके। राइट आंसर जो होगा वो आपका बी वाला हो, जो आर की व्याख्या नहीं करता, ये आपको ध्यान में रखना है। ये आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये बी वाला आपका राइट आंसर होगा। आपका ये कौन सा, इसका ऑप्शन नंबर बी, ए तथा आर दोनों सही, यानी ए भी सही है आपका, आर भी सही है और आर जो है वह की व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर बी वाला होगा। उत्क्रम भ्रंश की अगर बात करें, प्रबल उत्क्रम भ्रंश थर्स्ट होता कैसे, जैसे इसमें क्या होता है, जब जैसे प्लेटें हैं, दो प्लेटें आपस में टकराती हैं यहाँ पे, तो क्या होता है एक प्लेट क्या करती है नीचे दब जाती है, प्लेट उसके ऊपर चढ़ जाती है, तो एक उभार आ जाता है तली में समुद्र की। जब ये उभार आता है तो क्या होता है, वहाँ पे जो इसके ऊपर जो जल होगा उसमें की स्थिति में भी तो परिवर्तन होगा। और इसकी स्थिति में जब परिवर्तन होता है तो क्या होता है, अगर मान लो इधर से ये जो ये वाली प्लेट थी इसके ओर का सिरा नीचा हुआ, जो जल इस तट ओर होगा तो वो क्या होगा, इधर की तट से समुद्र की ओर जाएगा, इधर का जल क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर ये थ्रस्ट हो जाएगा, तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो इसको ध्यान में रखिएगा, यही आपको यहाँ पे बताया गया है, इसको आपको अच्छे से समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है असर्शन और रीजनिंग से ही ये भी संबंधित है आपका प्रश्न, की सुनामी लहरों की जो गति है वो मध्य महासागरीय प्रदेशों में अधिक होती है, ये आपका पूछा है, आपका सही है। और रीजनिंग की आप बात करें तो सुनामी लहरों की जो आवृत्ति है यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो मध्य महासागरीय प्रदेशों में न्यूनतम होती है, यहाँ पे कह रहा है न्यूनतम की बात कर रही है, तो यहाँ पे ये आपका ये गलत हो जाता है, आपका केवल ये सही है, तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी ए आर दोनों सही है। आर की जो है सही व्याख्या नहीं करता, ये आपको ध्यान में रखना है। व्याख्या भी यहाँ पे दी हुई है कि सुनामी लहरों की जो गति है वो लहरों की तरंग दैर्घ्य यानी जो वेवलेंथ है उसकी लंबाई द्वारा निर्भर करती है, तो इसलिए आपका ऑप्शन डी होगा इसका राइट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पूछ रहा है असर्शन, जब सुनामी लहरें जो है सागर तट की ओर पहुंचती है तो उनकी ऊंचाई बढ़ने लगती है, ये आपका सही है। रीजनिंग कह रहा है कि सागर तट की ओर सागरीय जल की गहराई घटने लगती है और सागर तट की ओर सागरीय जल की गहराई घटने लगती है, ये आपका क्या होगा, ये आपके दोनों सही राइट होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा
जाएगा। ए आर दोनों सही आर की सही व्याख्या करता है। सागर के तट की ओर तो गहराई कहाँ ज्यादा होती घटती है ना, जल की अंदर जैसे समुद्र के जाएंगे गहराई बढ़ेगी। ये आपके दोनों स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे। 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि ब्यूफोर्ड जायर यानी भंवर जो है वो निम्नलिखित अवस्थितियों में किसमें स्थित है। ये आपका आर्कटिक महासागर का कनाडा का तट यानी ब्यूफोर्ड सागर आपको कहाँ दिखेगा, जो अलास्का है, अलास्का के उत्तर में, अलास्का और कनाडा के उत्तर में आपको ब्यूफोर्ड जायर देखने को मिलेगा। लेकिन अभी में भूमंडलीय ऊष्मन के कारण यानी भूमंडलीय जो तापन है उसके चलते इस पे बहुत काफी प्रभाव पड़ा है, इसको ध्यान में रखिएगा। नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा पहला असर्शन है 2004 की हिंद महासागर की सुनामी में जो मालदीव था वो न्यूनतम प्रभावित हुआ था। ये तो सही बात है। रीजनिंग है कि मालदीव के चारों ओर घने प्रवालों की मेखला है, ये भी आपके राइट है। दरअसल घने प्रवालों की मेखला क्या होती है, जैसे कोई एक देश है उसकी ओर जो घने प्रवालों की मेखला है तो वह क्या करती है, जैसे कोई सुनामी आती है तो उसकी जो जिस प्रकार से वो गति से आती है उसका एक अवरोधक का ही काम करते हैं, इसको अवरोधक का कार्य करते हैं। तो ये आगे इसके ओर जो होता है उसको प्रभावित नहीं होने देते। यही कारण था कि मालदीव कम प्रभावित हुआ था। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। यार दोनों सही आ रही की सही व्याख्या करता है आपके क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी था राइट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है कि केप फेयरवेल निम्न में किसमें अवस्थित है। ये आपका ग्रीनलैंड में स्थित है। कहाँ, ग्रीनलैंड के साउथ में। आपको ध्यान रखना केप पूछ रहा है, केप यहाँ पे केप की बात की, केप मतलब अंतरीप की बात हो रही है, ये आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो बरमूडा त्रिकोण यानी बरमूडा ट्रायंगल के शीर्षों का एक सही क्रम है, इसको ध्यान में रखना है। तो आपका ये ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कौन सा, मियामी, सनजुआन और बरमूडा। मियामी की बात करें तो ये यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत से संबंधित है। सनजुआन जो है वो प्यूर्टो रिको से संबंधित है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये प्यूर्टो रिको, इसको ध्यान में रखेंगे, ये प्यूर्टो रिको से संबंधित है। बरमूडा ये तीनों की एक आकृति बनती है वो त्रिभुजाकार, इसको बरमूडा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं, इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक रहस्यमय बरमूडा त्रिभुज को सर्वप्रथम प्रभावित, किसने इसको प्रभाषित किया था। ये थे आपके जॉर्ज यक्स संडे। कौन थे, जॉर्ज यक्स। कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों में कौन मेलेनेशिया का हिस्सा नहीं है, तो वो आपका होगा हवाई द्वीप। ये यूएसए के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसको आपको ध्यान में रखना। और ये पोलिनेशिया से संबंधित है। तो ब्रुनेई, बोर्निया और न्यू हेब्राइड्स जो है ये आपके तीनों मेलेनेशिया से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है। हवाई द्वीप की अगर बात करें तो 8 प्रमुख द्वीपों का 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैला एक उत्तरी प्रशांति महासागर में एक द्वीप समूह है और यह किसका, पोलिनेशिया का हिस्सा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि पोलिनेशिया का हिस्सा का नहीं कौन नहीं है, अभी ये पूछ रहा है। इसका पपुआ न्यू गिनी आपका नहीं है, बाकी हवाई द्वीप, टोगा और समाओ द्वीप भी आपके पोलिनेशिया से संबंधित है, इसको ध्यान में रखना है। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है कि लवणता का अध्ययन जो है समुद्र विज्ञान की निम्नलिखित शाखाओं में से किसमें संबंधित है। ये आपका रासायनिक समुद्र विज्ञान से संबंधित है लवणता। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है निम्नलिखित में से किसका गतिक समुद्र विज्ञान में अध्ययन नहीं किया जाता है, तो वो आप जानते होंगे सागरीय जल का घनत्व। बाकी सुनामी आपका गति से संबंधित है, लहर भी आपका गति से संबंधित है, ज्वार भी आपका गति से संबंधित है। सागरीय जल का जो घनत्व है वो आपका गतिक समुद्र विज्ञान से संबंधित नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन समुद्र विज्ञान से संबंधित नहीं है। समुद्र विज्ञान से कौन सा संबंधित नहीं है पूछ रहा है, तो ये आपका मानव शास्त्र। बाकी आपका भू रसायन शास्त्र यानी जियोकेमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स आपका संबंधित है। एंथ्रोपोलॉजी आपका संबंधित नहीं है समुद्र विज्ञान। 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से किसने पृथ्वी की परिधि का सर्वप्रथम निर्धारण किया था। ये आपके कौन थे, इरेटोस्थनीज, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। ये जो एसलमेयर द्वीप है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं है, ये दरअसल कनाडा में पड़ता है, ये कनाडा के अंतर्गत आता है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और ये कनाडा के नॉर्थ में है, कनाडा के नॉर्थ में पड़ता है, इसको ध्यान में रखना। बाकी ग्रीनलैंड, डेनमार्क, बैफिन द्वीप, कनाडा और हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सारे सही सुमेलित हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप की खोज की थी, किसने, तो एरिक द रेड ने। व्याख्या को देखते हैं तो आइसलैंड से रवाना होकर एरिक द थोरवाल्डसन, जिन्हें एरिक द रेड के नाम से जाना जाता है, इन्होंने 986 में बैफिन द्वीप तथा ग्रीनलैंड की खोज की थी, इसको ध्यान में रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 पे यहाँ पे कहा गया कि सार्गेसो सागर निम्नलिखित भंवरों में से किससे एक संबंधित है। आपका इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा उत्तरी अटलांटिक, यार आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसका भौतिक समुद्र विज्ञान में अध्ययन नहीं किया जाता है। ये आपका सवाल भित्तियों का नहीं किया जाता भौतिक समुद्र विज्ञान में, आप ध्यान रखिएगा। इसका किसका किया जाता है, महासागरीय निक्षेप, महासागरीय जल का गंधलापन और महासागरीय जल का घनत्व, ये आपके तीनों इससे संबंधित है, भौतिक समुद्र विज्ञान से संबंधित है, आपको ध्यान में। इसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पे बात करते हैं। निम्नलिखित महासागरों में से किस महासागर में सर्वाधिक संख्या में द्वीप है तथा सबसे लंबी रेखाएं मौजूद है, तो वो प्रशांत महासागर में आपकी। 25 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेडेल सागर जो है निम्नलिखित महासागरों में से किस महासागर का हिस्सा है। ये आपका दक्षिणी महासागर का हिस्सा है, इसको आपको ध्यान में रखना है। चीज के बाद क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है निम्नलिखित में कौन उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित नहीं है, तो वो आपका होगा सेंट हेलेना। बाकी बरमूडा, बहामास, टोबैगो है आपकी उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। सेंट हेलेना द्वीप की अगर हम बात करें तो ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित एक ज्वालामुखी द्वीप है और यह ब्रिटेन के अधीन आता है। यह द्वीप जो है वो नेपोलियन बोनापार्ट के निर्वासन यानी जिसको देश निकाला एक्साइल कहते हैं तथा उनकी मृत्यु के लिए भी प्रसिद्ध है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 26 के बाद
बाद क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है निम्नलिखित महासागरों में से किसमें मध्य महासागरीय कटक नहीं है। ये आपका किसमें हो जाएगा, दक्षिणी महासागर में। दक्षिणी महासागर यानी अंटार्कटिक महासागर में दो प्लेटों के अपसरण यानी डाइवर्जेंस के अभाव में क्या होता है, यहाँ पे महासागरीय कटक नहीं है। जो अपसरण होता है वो क्या होता है, जैसे एक प्लेट इस ओर जा रही है, एक प्लेट इस ओर जा रही है, तो दोनों का अपसरण हो रहा है। तो इनके बीच में एक ट्रैकर्स बनेंगे, यहाँ पे कुछ जगह मिलेगी, तो जो भूगर्भ में लावा है वो क्या होगा, ऊपर आएगा और धीरे धीरे इनकी प्लेटों के किनारे सतह पर जमता है, उससे कटक बनते हैं। तो इसके और यहाँ पे दक्षिणी महासागर में इसको अभाव देखने को मिलेगा, जिस कारण से क्या होता है, महासागरीय कटक नहीं होते हैं दक्षिणी महासागर में। इसको ध्यान में रखना। 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है मध्य अटलांटिक कटक निम्नलिखित द्वीपों में से किससे होकर गुजरता है। ये आपका आइसलैंड द्वीप से होकर गुजरता है। 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि किसने गल्फ स्ट्रीम की खोज की थी, जुआन पोंस डी लीवन। आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाते हैं, जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन उत्तरी अटलांटिक जायर यानी भंवर का हिस्सा नहीं है। वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी लिब्राडोर धारा। फ्लोरिडा, कनारी और उत्तरी विषुवतीय रेखा धारा जो है वो आपका इन उत्तरी अटलांटिक जायर से संबंधित, इसको ध्यान में रखना है। लिब्राडोर धारा जो है वो उत्तर में बैफिन की खाड़ी से प्रारंभ होकर न्यू फाउंडलैंड के तट से 50 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्व में गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है और यह उत्तरी अटलांटिक भंवर की सीमा नहीं बनाती। इसको आपको ध्यान में रखना है। मिलेंगे अगली सीरीज में क्लास नंबर 2 में इसकी। ये तो क्लास 1 थी, क्लास 2 में मिलेंगे ज्योग्राफी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी में लगे रहिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है, तो आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तैयारी में लगे रहिए आप लोग।